अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। मैं हूं नीलम असलम। खुशामदीद कहेंगे आपको। और पिछला पूरा हफ्ता आप लोगों की ईमेल्स हमें मौसूल होती रहीं, आप लोगों का फीडबैक आया, बहुत अच्छा लगा। अहमद, आपका ये पूरा वीक कैसा गुजरा? जी यकीनन नीलम, जैसे आपने जिक्र किया हफ्ता वैसे भी अच्छा रहा। और जब फीडबैक मिला हमारे नाज़रीन की जानिब से सोशल मीडिया के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया गुड इवनिंग लंदन को, इसके फॉर्मेट को और इसके कंटेंट को भी। बिल्कुल, और कंटेंट को पसंद करना तो बनता है। और इसी वजह से आज आपके लिए बहुत सारी अहम खबरें भी हैं और कुछ सरप्राइजेस भी हैं। और सबसे पहले, इससे पहले कि टॉप स्टोरीज की बात करें, सरप्राइज की बात पहले कर लें। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा सरप्राइज है यकीनन आप लोग उससे महजूज भी होंगे, उसको पसंद भी करेंगे। नीलम का एक पसंदीदा ड्रामा है, बल्कि सिर्फ नीलम का नहीं, यकीनन आपका भी पसंदीदा ड्रामा होगा, परीज़ात। बिल्कुल, परीज़ात आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में जहाँ जहाँ उर्दू को समझने वाले लोग हैं उनमें ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी थीम बहुत अच्छी है। खैर, तो क्या परीज़ात आ रहे हैं हमारे पास? हो सकता है, सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए। मेन कैरेक्टर है, आज आखिरी एपिसोड भी जो है वो ऑन एयर हो गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ बहुत अहम खबरें हैं। खास तौर पर अगर इंग्लैंड की बात की जाए, बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक हफ्ता है ये। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के लिए ये हफ़्ता बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। नीलम, बोरिस जॉनसन साहब ने एक तकरीब में शिरकत की थी 2020 में, और ये तकरीब नाज़रीन उस वक्त मुनक्किद की गई जिस वक्त पूरे बरतानिया में लॉकडाउन था, कोरोना पाबंदियाँ थीं, वो पूरी आबोताब से हर जानिब वो पाबंदियाँ मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद जो डाउनिंग स्ट्रीट है उसके स्टाफ की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद भी की गई, और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसमें शिरकत भी की। और जब ये तमाम मामला सामने आया तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर माजरत कर ली, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, तनकीद है, वो उसी तरह से जारी है। बिल्कुल, लोगों का क्या, उनके जो अपने एमपीज़ हैं, 6 एमपीज़ ऐसे हैं जिन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ की मजम्मत की है और वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। और कुछ लेटर्स भी गए हैं उनकी जानिब से, एमपीज़ की जानिब से। उनकी तादाद कितनी है उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसका फैसला अब किसी भी वक्त आ सकता है। सू ग्रे की ये रिपोर्ट है, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के बारे में मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि उसमें वो ये तयन नहीं करेगी कि आया कि उनको नहीं जाना चाहिए था या उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। वो ये तयन करेगी कि वहाँ पर हो क्या रहा था, किस मकसद के लिए इवेंट था, कौन कौन इसमें शरीक हुआ। जी, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपनी माजरत की इसके ऊपर, और फिर जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया इस्तीफ़े का, एक मुख्तसर सा क्लिप है, वो देख लेते हैं और इसके बाद फिर बात को मज़ीद जारी रखेंगे। But we've got other massive challenges facing this country, massive challenges. We've got a Prime Minister who is absent, he's literally in hiding at the moment, and unable to lead. And so that's why I've concluded that he's got to go. And of course there's a party advantage in him going, but actually it's now in the national interest that he goes. So it's very important now that the Tory party does what it needs to do and gets rid of him. I can tell you categorically that nobody told me, and nobody said that this was something that was against the rules, that was a breach of the COVID rules, or we were doing something that wasn't a work event, because frankly I don't think I can't imagine why on earth it would have gone ahead, or why it would have been allowed to go ahead. अच्छा, वो जब बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो फिर ज़्यादा लोगों को तनकीद का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप वज़ीर आज़म हैं। आप बिल्कुल भी इस तरह से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किस बारे में तकरीब हो रही है। और यही बात बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या कहा गया, किस तरह से अपोजिशन लीडर ने इसके ऊपर बात की, और फिर बोरिस जॉनसन साहब ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी देखते हैं। It requires the Prime Minister to expect us to believe that whilst every other person who was invited on the 20th of May to the party was told it was a social occasion, he alone was told it was a work meeting. It also requires the Prime Minister to ask us to accept that as he waded through the empty bottles and platters of sandwiches, he didn't realise it was a party. Does the Prime Minister realise how ridiculous that sounds?
Mr. Speaker, let's be absolutely clear. The right honourable gentleman is continuing to ask a series of questions which he knows will be fully addressed by the inquiry. He is wasting this House's time. He's wasting the people's time, Mr. Speaker. He continues to be completely irrelevant, Mr. Speaker, because we have an inquiry. We have an inquiry, Mr. Speaker, and I'm not going to anticipate that inquiry any further. But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday, he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. तो ये इस वक्त सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं पार्लियामेंट में भी, और एक नया केस भी आ गया नुसरत गनी का, जिसमें उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से सैक कर दिया गया था। मिनिस्टर बनी थी वो 2018 में, उस केस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। लेकिन मेरा एक सवाल है अहमद, आप 2020 में 2021 में यहाँ पे थे, आम लोगों के लिए कैसी रिस्ट्रिक्शंस थी, क्या गाइडलाइंस थी, क्या जी अनिलम, जैसे गर्मा गर्मी देखी आपने पार्लियामेंट में, और ये खासा है बरतानवी सियासत का। बहरहाल यहाँ पर तो यकीनन सख्ती थी, लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी, कोई पार्टीज़ मुनक्किद करने की। इवन जो हाउसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, मसाजिद हैं, दीगर प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी लोगों को जमा होने की यकीनन इजाज़त नहीं थी। हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जो इस बात को जानते भी होंगे, और लोग जनाज़ों पे नहीं जा सकते। तो इस बात को भी बहुत से एमपीज़ ने इसका जिक्र भी किया कि इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमती सतह पर पार्टीज थी वो जारी थी। फ्रंट से लीड करना क्या होता है और रूल्स पर अमल करना क्या होता है, उनको फॉलो कैसे किया जा सकता है, ये बताया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अब इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन, हुआ ये, और यकीनन ये मामला चूँकि बहुत तवील हुआ, चलता रहा, आप लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए रवाना हुए जोकोविच, और जब वो वहाँ पे पहुँचे उनके पास वीज़ा भी मौजूद था, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन कवानीन, जैसे कि अब पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक, ज़्यादातर ममालिक में ये कानून है कि वैक्सीन ज़रूरी है, वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन पासपोर्ट एक टर्म बिल्कुल, कि अगर आपके पास वैक्सीन है, उसकी 2 डोजेस लगवाई हुई हैं और या 3 डोजेस लगवाई हुई हैं, तो आप किसी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जोकोविच का ये कहना था कि उनको इसके बारे में इस्तिस्ना हासिल है और उन्होंने नहीं लगवाई हुई थी। हालांकि मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं उनको एक्शन में नहीं देख पाऊंगी। एक तरह से खुशी भी हुई कि कोई गवर्नमेंट ऐसी भी है जो कि रूल्स पे इतना ज़्यादा अमल दरामद करवा रही है, ना सिर्फ खुद अमल कर रही है, बल्कि अगर कोई हीरो भी है, कोई कितना भी बड़ा स्टार है, उससे भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी सेट की है ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल, और अच्छा, लोगों का प्रेशर भी था। लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम नहीं जा रहे, ना जा सकते हैं, ना आने वाले आ सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर को आप ये रियायत दे दें कि अगर उन्होंने जो वैक्सीन है वो नहीं लगवाई हुई तो वो यहाँ पे खेलने के लिए आ जाएं। हो सकता है वो आ भी जाते, खेल भी लेते, और किसी से खुदा न खास्ता उनको ट्रांसफ़र ना होता कोविड, या उनकी वजह से किसी को ट्रांसफ़र ना होता। लेकिन बहरहाल रूल्स आर रूल्स। लेकिन उनके जो कोच हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो अपसेट भी हैं, उनसे बात भी अभी तक नहीं हुई। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिसने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हों वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो फाइट बैक करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि फ्रेंच ओपन होना है मई में, क्या बगैर वैक्सीनेशन के खेलने की इजाज़त मिलेगी उन्हें वहाँ पे? हाँ, मेरे ख्याल में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देंगे तो फिर बाकी लोग भी, और ये बात अभी अंडर डिस्कशन भी है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अलावा जो दीगर प्लेटफॉर्म है, यही कह रहे हैं कि गरीब और अमीर या ऐसे लोग जिनके पास कोई इख्तियार है, पावर है, उनके लिए अगर आप कुछ रूल्स रखेंगे, दूसरों के लिए कुछ रूल्स रखेंगे, तो फिर जो वो लोग जिनके लिए वो रूल्स रखे गए हैं वो भी उसको तोड़ेंगे, उसको उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे। और नीलम, ये जो शोबिस से या कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये तो रोल मॉडल्स होते हैं बहुत से लोगों के लिए, और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो लेकिन एक अहमद, मेरा एक इसमें ये पॉइंट है कि अगर उनको एग्जम्पशन है, किसी भी वजह से है, डॉक्टर्स की जानिब से उनको इजाज़त दी गई है, फिर तो मेरे ख्याल से किसी हद तक नरमी की जा सकती है। जैसे कुछ लोगों को मास्क लगाने के लिए भी एग्जम्पशन दी जाती है कि अगर कुछ लोगों को सांस की तकलीफ है तो वो भले से मास्क ना लगाएं। तो फिर रूल्स कहीं पर उनके लिए मेरे ख्याल से गुंजाइश पैदा कर सकते हैं कि फ्रेंच ओपन में हम उनको एक्शन में दिखाएं। जी, कुछ ही दिनों में इस बारे में भी मालूम हो जाएगा और हम देख लेंगे कि क्या बना। और अब आगे बढ़ते हैं, अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जहाँ कहीं भी कभी भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात होगी,
वहीं पर ग्वांटानामो बे का जिक्र ना आए ये हो नहीं सकता। जैसे वहाँ पर माहौल रखा गया, जो कैदियों के साथ बर्ताव किया गया, वो आज तक एक खौफनाक, मैं कह सकती हूँ, मिसाल है, एक हकीकत है जो दुनिया के सामने है। और इस मरकज़ के क़याम को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी जनवरी में 2002 में क़याम जो था अमल में लाया गया। इस हवाले से एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखते हैं। ग्वांटानामो बे में अमेरिका की जानिब से मुबैना दहशतगर्दों को कैद में रखने और मुकदमा चलाने के लिए कायम किए जाने वाले हिरासती मरकज़ को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स वॉच और रेड क्रिसेंट जैसे आलमी इदारे इस हिरासती मरकज़ में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का अहाता करते हुए यहाँ मौजूद बाकी कैदियों की मुंतकिली का मुतालबा कर रहे हैं। ग्वांटानामो बे के इस हिरासती मरकज़ में उन गैर मुल्की मर्दों और 9 दीगर बालिगों को कैद रखा गया है जिन पर आलमी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था। ये मरकज़ अमरीका पर 9/11 के दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस अफराद के लिए बनाया गया था और इसमें रखे जाने वाले ज़्यादातर अफराद अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके लाए गए थे। ग्वांटानामो बे के क़याम के 20 साल मुकम्मल होने पर ह्यूमन राइट्स वॉच और ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम ने अपने जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया है कि हिरासती मरकज़ में 2 अशरों के दौरान किस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती रहीं और 20 साल के बाद भी वहाँ कई लोग बगैर मुकदमा चले कैदोबंद की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी 2002 को इस मरकज़ के क़याम के बाद से यहाँ कमोबेश 780 मर्दों और लड़कों को लाया गया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में फ़ौजी कैद खानों में हज़ारों अफराद को कैद रखा। ताहम वाशिंगटन ग्वांटानामो बे समेत मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल की इस मुद्दत के दौरान अमेरिका ने ग्वांटानामो बे से कई कैदियों को वापस भेज दिया, लेकिन वहां अब भी 39 मुसलमान कैदी रह रहे हैं जिनमें से 27 के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकदमा चलाने की रफ्तार का ये आलम है कि जिन अफराद पर 9/11 की दहशतगर्दी का जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया गया था उन्हें भी अभी तक अदालत में नहीं लाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत अदा की और इस सिलसिले में अखराजात का तखमीना 5.48 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ग्वांटानामो बे के हिरासती मरकज़ में कैदियों को रखने पर सालाना $5 करोड़ खर्च किए जाते रहे। रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने बाइडेन इंतजामिया से अपील की है कि वो ग्वांटानामो बे के हिरासती मरकज़ को बंद कर दें और आइंदा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अहम इस्लाहात करे, जिनमें बड़े पैमाने पर शफाफियत लाना भी शामिल हो। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। और नीलम, 20 साल मुकम्मल हो गए हैं एक हिरासती मरकज़ को और अभी तक इसको बंद नहीं किया जा सकता। ओबामा ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में इस हवाले से दावा किया, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने से पहले भी, कि मैं इस मरकज़ को बंद कर दूंगा। लेकिन अब तमाम नज़रें जो बाइडन की तरफ हैं कि क्या वो कामयाब होंगे कि 20 साल बाद इस मरकज़ को, हिरासती मरकज़ को जो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है, उसको बंद कर सकें। लेकिन बंद करने से पहले ये सवाल भी उठता है कि जो कुछ होता रहा 20 साल तक, उसके ऊपर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने कैदियों को अपील का कभी हक नहीं दिया, कभी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको अदालतों में भी पेश नहीं किया गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। और उनके ऊपर मजालिम भी ढाए जाते रहे। इस हवाले से तस्वीर और कुछ लीक्स तो आई, लेकिन बहुत सी किताबें भी लिखी गई, बहुत सी मूवीज़ इसके ऊपर बनाई गई और इस हवाले से वो जिक्र किया गया। हैबतनाक कहानियां हैं। मुझे लगता है कि जब इन्वेस्टिगेशंस में बातें सामने आएंगी। खैर, अब हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो PSL के जो रंग हैं, पाकिस्तान सुपर लीग 7
11 उसके रंग आपके साथ शामिल करेंगे और और लाहौर इसके साथ साथ जो सरप्राइज है वो ना भूल जाए ना हम भूल जाए ना हमारे नाज़रीन हमें भूलने भी नहीं ये देंगे। आपने अच्छा किया कि मुझे याद बिल्कुल, करा हाँ, दिया। वो सरप्राइज भी आपको देंगे कि आज कौन सी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे मुखातिब होंगी, हम उनसे कुछ गपशप भी करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक वंस अगेन, गुड इवनिंग लंदन। और अब हमारे सेगमेंट आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का वक्त आ गया है। वक्त हो गया है उस सरप्राइज़ का जिसका हमने नाजरीन से जिक्र किया था और नाजरीन अब वो सरप्राइज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे परिजात ड्रामे के बहुत ही खूबसूरत एक्टर, बहुत ही अपनी एक्टिंग से तमाम लोगों को उनके दिल जीतने वाले कमाली। बिल्कुल, और अब तो ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं। इनकी यूट्यूब की वीडियोस हम देखते हैं और हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार अहमद उस्मानी से इफ्तिखार इफ़ी आप कब और कैसे हुए? देखें, नाम तो मेरा इफ्तिखार अहमद उस्मानी है और जो असल नाम है, लेकिन शोबिस के अंदर क्योंकि मेरी अम्मा मुझे इफ्तिखार इफ़ी कहती हैं तो वो लोगों को पता लग गया इफ़ी, लोगों ने वो लेना शुरू कर दिया। तो मैं एक्टिंग और शायरी इफ्तिखार इफ़ी के नाम से करता रहा, लेकिन जितनी स्क्रिप्ट राइटिंग की है मैंने वो इफ्तिखार अहमद उस्मानी के नाम से की है। जब मेरा कोई किसी भी ड्रामे के नीचे आप नाम देखें ना, बहनें ऐसी भी होती हैं, मिठास, उतरेगा अपना कोई खिजर, नागन, करम जली, उसके नीचे राइटर आता था इफ्तिखार अहमद उस्मानी। तो हुआ नहीं, ये दरअसल एक निकनेम है और एक पूरा नाम है। जी इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह शोबिस का हिस्सा हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग शोबिस का हिस्सा होते हैं वो इसकी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जो रोशनियाँ हैं अक्सर लोग तो उसमें खो भी जाते हैं। आपने ये आजिज़ी इनकसारी कैसे कायम रखी? देखें, पहली तो बात यह है कि मुझे बहुत पहले से एहसास था, माँ बाप की ट्रेनिंग ऐसी, और फिर बाबा जी इशफाक साहब जब मिले और ज़िंदगी का मकसद समझ आया और ये समझ आया कि भगत कबीर ने कहा था कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब मैंने ये तय कर लिया कि यार मैं सबसे बुरा हूँ तो मेरे अंदर तकब्बुर कैसे आ सकता है। अच्छा, आपने अशफाक साहब का भी जिक्र किया है, उनकी जो तालीमात का असर है वो आपकी शख्सियत में झलकता भी है। ये बताएं, रोशनियों की बात की अहमद ने, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि रोशनी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी से बरकत उड़ गई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बरकतें तो हमेशा कायम रहेंगी जब तक दुनिया कायम है, जब तक अल्लाह ताला इस दुनिया से मायूस नहीं हो जाता या इस दुनिया को ख़त्म नहीं कर देता, क़यामत नहीं आ जाती। बरकतें भी हैं, सब कुछ है। दरअसल बाबे कहते हैं कि आधा भरा हुआ गिलास देखने की कोशिश करें, लेकिन मुझ जैसे कुछ बेवकूफ़ आधा खाली गिलास देखने के आदी होते हैं। तो जो अता है, जो मयस्सर है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर ये मैं बात करता हूँ कि जब मीनार पाकिस्तान पे एक औरत को बेआबरू किया जा रहा था, उस वक्त 12.5 करोड़ औरतें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घरों में महफूज थी। जब किसी बच्ची या किसी औरत के साथ कुछ बुरा होता है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त 12.5 करोड़ औरतें इज्जत के साथ अपने घरों में होती हैं। जब एक शख्स को कत्ल किया जा रहा होता है तो उस वक्त 12.5 करोड़ मर्द महफूज होते हैं। हम 23 करोड़ हैं, पहले ये जान लें। हमें यूके की रेशो नहीं देखनी, हमें अमेरिका की रेशो नहीं देखनी है, हमें तुर्की की रेशो नहीं देखनी है। हमें तो ये देखना है कि पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग रहते हैं और ये 23 करोड़ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। गंदम भी उग रही है और बरसातें भी हो रही हैं, दरिया भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गन्ना भी उग रहा है, अच्छी उससे गुड़ भी बन रहा है और ट्रैफिक भी चल रही है। थोड़ी सी कमी बेशी ज़रूर होती है, हर कौम में होती है, जिस तरह ट्रैफिक हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे रवैये बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तानी वो हैं जो हॉस्पिटल बना देते हैं, पाकिस्तानी वो हैं जो कर्जा उतारने चल पड़ते हैं, पाकिस्तानी वो हैं जब ज़ल्ज़ला आता है तो ट्रक के ट्रक भर के भेज देते हैं और वहाँ से कहना पड़ता है कि भाई अब नहीं चाहिए, बहुत है खाने के लिए या रहने के लिए। तो हम बड़ी जेनरस कौम है
اور جہاں 23 کروڑ رہتے ہیں وہاں میرا خیال ہے اس سے زیادہ فساد یا اس سے زیادہ کرائم یا اس سے زیادہ ریشو ہونی چاہیے. تو میں تو بڑا پر امید ہوں اور بڑا خوش ہوں اور آپٹمسٹ ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی قوم کو کہ پاکستان کی دنیا کی بڑی بہترین قوموں میں سے ہے. دیکھیں ہم اس فیکٹر کو نہیں بھول سکتے کہ ہمارے یہاں ابھی تک, میرا بھی بچے کا داخلہ ہوا ہے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اس نے لیا تو وہ ڈگری 4 سال کی ڈگری اور میں نے 22 لاکھ روپے دینے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جہاں غریب آدمی کیسے پڑھائے گا؟ میں نے تو پڑھا لیا, میں سیلف فنانس میں چلا گیا, تو غریب آدمی کیسے پڑھائے گا؟ پھر یہ بھی دیکھنا کہ کیا لوگوں کو اس طرح سے پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے جب آپ پریزاد میں اتنی بڑی گاڑیاں دکھائیں گے اور اتنے بڑے بنگلے دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ غریب آدمی اس طرح سے امیر ہو گیا, تو غریب کا بچہ کیا نماز پڑھنی شروع کر دے گا یا وہ اس سے صبر سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا. تو ہمارے رویوں کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اگر ہم اس کو مانیٹرنگ کریں اس کی اور اس کو اوپر نظر رکھیں اور کوشش کریں کچھ ایسا کانٹینٹ سامنے لانے کی جس سے کوئی بہتری آ سکے. ادروائز تو پھر وہ سیٹ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے, اس نے پیسے کمانے. جی افتخار صاحب, کانٹینٹ کی بات بھی آپ نے کی, پریزاد ڈرامے کی بات ہو رہی ہے, آپ نے اس میں کام بھی کیا, آپ اس کا حصہ رہے, اور آپ ایک تو یہ بتائیے گا یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ایسا کانٹینٹ آپ کے خیال میں بہت زیادہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں جی, جہاں تک کانٹینٹ کی بات ہے, کانٹینٹ تو بہت سارا اور طرح کا پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیونکہ سیٹ کا چینل ہے, اس کی مرضی جو بکتا ہے وہ دکھاتا ہے, تو میں اس کو ارتقا کہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ ایسے ہی ہونا ہے. رہی بات پریزاد کی, میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. ہاشم ندیم صاحب نے بڑا اچھا لکھا, شہزاد کشمیری نے بہت اچھا ڈائریکٹ کیا, اور احمد علی اکبر نے پریزاد کا رول بہت اچھا کیا. افتخار رفیع کا کمال کر گیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس سے مجھے شہرت دی, جو عزت دی ہے, جو نام دی ہے, وہ عموماً اتنے چھوٹے کرداروں سے ملتا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر شاید ایسے ہی کرتا ہے. تو میں اس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ کے دیکھنے والوں کا بھی. خیر یہ تو آپ کی عاجزی ہے کہ آپ اتنے مضبوط کردار کو چھوٹا کردار کہہ رہے ہیں. اچھا, آخر میں اگر ہمارے ویورز کے لیے یہ ایک کلام ہے, کسی بشر میں 1000 خامی, وہ اگر پڑھ دیں تو میں کہتی ہوں بہت خوب ہو جائے. جی بالکل, اوورسیز سے میں بہت محبت کرتا ہوں, یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, اور میں جب بھی یو کے جاتا ہوں یا آسٹریلیا جاتا ہوں یا ترکی جاتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں, یہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. اور گزارش بھی کروں گا کہ مجھ سے فقیر سے یہ محبت جاری رکھیے گا, اور وہ یہ ایسے ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا, کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہے. بہت خوب افتخار صاحب, بہت شکریہ, کمال شاعری, کمال گفتگو, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ شریک رہے, بہت شکریہ. اور ان کا کمال جو کردار ہے جس کا نام ہی کمالی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کمال کیا ہے. بالکل اس میں کمال کیا ہے, اس کی تو ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا اگر پریزاد کے کانٹینٹ کے اوپر بات کی جائے تو ایسا ہم دکھاتے ہیں اپنی موویز میں, اپنے ڈراموں میں, کہ جو ہیرو ہوتا ہے ہمیشہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, بہت اس کی کوئی خاص سرٹن ہائٹ ہوتی ہے, باڈی ہوتی ہے, خاص رنگ بھی ہوتا ہے. بالکل خاص رنگ بھی ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ اس ڈرامے نے چینج کیا کہ ایک مضبوط کردار اور ہیرو جو ڈرامے کا ہے, اور ہیروئنس تو بہت ساری آتی گئیں جاتی گئیں, وہ ایک ایسے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ بیوٹی سٹینڈرڈز میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے.
बिल्कुल लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके जहन में चीज़ें घुसी हुई हैं इतने अरसे के, उसको बदलने की एक बहुत बेहतरीन काविश थी और इसका जैसे कि आज एंड हुआ, उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ने वो भी देखा होगा। और फिर एक और चीज़ भी इसमें इस्टेब्लिश की गई कि जब कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है या इख्तियार आ जाता है, कहा जाता है कि वो पहचाने जाते हैं, पैसा आने के बाद भी जो उसका दिल था वो इतना खूबसूरत इंसान था अंदर से कि वो नहीं बदला, बाहर से भी था यकीनन, और जब उसको मौका भी मिला कि वो कुछ गलत कर सके तो वो किसी के साथ कुछ बुरा ना कर सका। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि मैसेज इससे मिला है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा इनायत हो जाए, रब की आप पे करम हो जाए, पैसा आ जाए, उसके बाद भी आप अपने रंग ढंग और चाल ढाल ना बदलें। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का आगाज़ होने जा रहा है और जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एंथम भी रिलीज़ हो चुका है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और पाकिस्तान में हो रहा है 30% क्राउड भी जा सकता है स्टेडियम में, मैच देख सकता है। इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की भी बात होगी। अहमद, मुझे पता है आपकी फेवरेट टीम है, लेकिन लाहौर स्टूडियो से हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैर बशीर ने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले उमैर, आपको वेलकम करूंगी। ये बताएं कि अभी तो कोई मैच भी नहीं हुआ, लेकिन ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है, किसकी पिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? ऑन पेपर कौन सी टीम मजबूत है, इसके हवाले से मेरी राय थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ है। उसमें मैं ये सोच रखता हूँ कि आपने ये देख लें कि ऑन ग्राउंड कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है। ऑन पेपर तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बना ले, अच्छी से अच्छी टीम को मैदान में उतारे, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को पिक किया जाए। तमाम फ्रेंचाइजीज ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन टीम वही अच्छा परफॉर्म करती है जिसके जो खिलाड़ी है एक दूसरे के साथ एक लंबे अरसे से चलते आ रहे हों, आपको एज अ टीम खेलने का तजर्बा हो। साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी क्यों इतनी अच्छी रहती है, उसकी वजह यही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने खिलाड़ियों को एक साथ, ज़्यादातर नौजवान की जो उनकी लौट थी पाकिस्तान की, उन्होंने यंगस्टर जो थे उन्होंने एक साथ अपनी टीम में रख लिए। आसिफ अली को वो कहीं नहीं जाने देते, फ़हीम अशरफ को वो कहीं जाने नहीं देते, और उसके अलावा बात करते हैं शादाब खान उनके जो कप्तान हैं, वो इस्लामाबाद उनको कहीं नहीं जाने देती। अब आज़म खान उनके पास चलेंगे, देखते हैं कि आज़म खान के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा, आज़म खान कैसा परफॉर्म करते हैं, बड़ी तनकीद उनके ऊपर की गई है, प्रेशर का सामना। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कम्बिनेशन है वो एक कम्बिनेशन को जो है ज़्यादा नहीं छेड़ते और उनको पता है कि जिनके पास बॉलिंग में क्या अटैक रहेगा, ऊपर कौन बैटिंग करेगा, एलेक्स हेल्स आ जाएंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है ऑन पेपर। अगर हम बात करते हैं, कराची किंग्स विनिंग मोमेंटम के साथ आएगी और कराची किंग्स की क़यादत जो है वो बाबर आजम के पास है। बाबर आजम अपनी जो उनकी लीडरशिप है, उसका जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल का, उस एक्सपीरियंस को वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कराची की किंग्स मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। लाहौर कलंदर जो है उनके साथ बैड लक रहती है हमेशा से, और कहीं ना कहीं वो लोग लैक कर जाते हैं, कैप्टनसी में खास एक्सपीरियंस नहीं उनका। तो अभी भी एक उन्होंने ना तजर्बाकार कैप्टन जो है, मतलब शाहीन आफरीदी, वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, बट कप्तानी का उनको खास तजर्बा नहीं है। पहली मरतबा वो कप्तानी करेंगे, तो देखना है कि कैसा साबित होता है। तो तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि रिजवान जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, और ये जो साल है, ये साल भी रिजवान के नाम रहा। मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम जो है तमाम जो कौमी अवार्ड्स हैं, ICC के अवार्ड्स हैं, अपने नाम किए हैं। तो मुल्तान सुल्तान आती है। कोयटा ने काफ़ी ज़्यादा लैक किया अपनी सिलेक्शन में, और कोयटा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि जो अब खिलाड़ी जिनका टाइम अब ख़त्म हो चुका है उन्हें पिक कर लिए। यहाँ पर गलती की कोयटा ने, एक मरतबा फिर से, पिछले 2 सीज़न अच्छे नहीं, सरफराज के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, वो टीम से बाहर है, नेशनल टीम से वो बाहर है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं सुहेल तनवीर को खिलाने, सुहेल तनवीर का वो एक IPL का सीज़न था 2010 से भी पहले की वो बात है, 7-8 की वो बात है, और अभी तक वो उसी परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। सुहेल तनवीर अब आपको कोई शायद एक मैच जितवा दे, वो टूर्नामेंट नहीं जितवा सकते। शाहिद खान अफरीदी, लाला बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान, लाला की जितनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उस पर मैं तो बात भी नहीं शायद कर सकता, क्योंकि लाला कितने बड़े स्टार हैं, बट अब उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। शाहिद खान अफरीदी, फिर सरफराज अहमद, तो इसलिए कोयटा ने काफ़ी लैक किया इसमें। जी उमैर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लाहौर कलंदर के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा, उनके हवाले से बात करना चाहूँगा कि क्या खुदा न खास्ता इस दफ़ा भी कोई बैड लक तो नहीं हो जाएगी। हमने देखा जो गुज़िश्ता सीज़न था उसमें भी राशिद खान थे, उनको वापस जाना पड़ा, और फिर जो कोविड की सिचुएशन है वो हम लोग सब लोगों के सामने है। तो इस दफ़ा बताइएगा किस तरह से लाहौर कलंदर की क्या तैयारियाँ हैं, और क्या लाहौर कलंदर अपने फैंस को इस दफ़ा कोई तोहफ़ा दे सकेगी? हाँ जी, लाहौर कलंदर की बैड लक का मैंने भी जिक्र किया था कि उनके साथ रहते हैं काफ़ी सारे मसाइल। AB डिविलियर्स को भी उन्होंने कर लिया, क्रिस गेल को भी उन्होंने ले लिया, हर बार आजमा लिया उन्होंने, लेकिन
जो लाहौर कलंदर है, उनकी किस्मत नहीं बदली, लाहौर कलंदर्स के फैन की किस्मत भी नहीं बदली, लेकिन लाहौर कलंदर के जो फ़ैन हैं बड़े डेडिकेटेड हैं, अपनी टीम का कभी भी साथ नहीं छोड़ते और अपनी टीम को उसी जज्बे के साथ सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर के जो फ़ैन है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। राशिद खान शाहीन की कप्तानी का मैंने जिक्र किया, तो शाहीन अफरीदी आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया के खिलाफ मैच था, एंड पे उन्होंने गुस्सा किया और ओवरथ्रो के जरिए उन्होंने कुछ रन्स दे दिए, एक्स्ट्रा रन्स, क्रूशियल रन्स थे, बट वो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके बाद बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग के बाद तो पाकिस्तान वो मैच जीत गया। लेकिन शाहीन को गुस्सा आता है, और जब पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए हमने, सेमीफाइनल का मैच था और ऑस्ट्रेलिया के उसका वेट का कैच ड्रॉप हो गया, वहाँ पर उन्होंने अपना टेम्पर लूज कर दिया। शायद अफरीदी ने भी इसको पॉइंट आउट किया था कि उसके बाद तो क्या होगा, कैच ड्रॉप होगा, तो शायद शाहीन अफरीदी को वहाँ पे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। तो राशिद खान ने भी ये कहा है कि राशिद खान कहते हैं कि मैं भी पठान हूँ, शाहीन अफरीदी भी पठान है, तो अब हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि मैं उनको कूल डाउन रखूँ। तो राशिद खान देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं लाहौर कलंदर के ऊपर, और पहले कुछ 2 या 3 मैचेस वो मिस करेंगे, उसके बाद वो थ्रू आउट द लीग वो PSL में लाहौर कलंदर के साथ मौजूद रहेंगे। तो अब लाहौर कलंदर की देखते हैं कि इस वक्त किस्मत बदलती है या नहीं बदलती। चलें फिर, लाहौर के फैंस को तो अब ये दुआ करनी चाहिए कि 2 पठान मिल गए हैं, ऐसा गुस्सा आए कि सीजन 7 ही जीत जाए। लेकिन गुस्से में कहीं वो अपनी टीम का नुकसान ना कर बैठे। पॉजिटिव गुस्सा भी होता है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो गुस्सा इन दोनों को आ जाए। अच्छा उमर, ये बताइएगा 2021 बेहतरीन साल रहा पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। मोहम्मद रिजवान जो हैं T20 के ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए, शाहीन आफरीदी वो भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और बाबर आजम, बिल्कुल किंग बाबर, मैंने उनको खाली बाबर आजम कह दिया, मुगले आजम भी उनको ये कहा जाता है, वो वनडे के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए। तो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं अब इस सीजन में, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप कैसी देख रहे हैं? अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि यार हाँ, हम हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंट है क्रिकेट का, उसमें कोई मतलब कुछ शक भी नहीं कर सकता कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, और हमारी टीम को आप लोग मतलब एक साइड पे भी नहीं कर सकते कि हाँ पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का भी कोई नाम रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छी कारकर्दगी से आपने पूछा कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली देखिए, जब आप के पास अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आते हैं, आपके पास दुनिया के बड़े स्टार जो हैं वो आपकी टीम में आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, दुनिया आपसे खेलना चाहती है, दुनिया की जो टीम्स है वो आपसे खेलना चाहती है। जब कोई छोटी टीम लाइक बांग्लादेश की टीम कहीं पर अगर खेलने जाती है किसी सीरीज़ में, तो बड़े खिलाड़ियों को आराम करा देती हैं अगली टीम्स। श्रीलंका की टीम अभी एक फेज से गुजर रही है और बड़ी अच्छी टीम रही माजी में, उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी उसी तरह की वो परफॉर्मेंसेज दे। तो श्रीलंका की टीम जब वो कहीं पर जाती है तो अपने मेन खिलाड़ियों को आराम करा देती है दूसरी टीम्स। जब आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होंगे तो दुनिया भी अपने वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को मैदान में उतारेगी, टीम्स को मैदान में उतारेगी। अब पाकिस्तान के पास बाबर आजम है, वनडे क्रिकेटर ऑफ द टीम, क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर के वो कैप्टन है, T20 टीम ऑफ द ईयर के वो कैप्टन है, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात करें उसमें 3 पाकिस्तानी हैं, फवाद आलम उसमें आए हैं, फवाद आलम के साथ हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी हैं। और वनडे में भी आपके पास आपके जो खिलाड़ी हैं वो आपके कैप्टन वनडे टीम ऑफ द ईयर के आपके कप्तान हैं बाबर आजम, और T20 टीम में भी आपके 3 खिलाड़ी हैं, रिजवान छाए पड़े हैं। रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड में अपने नाम कर लिए। तो क्यों नहीं दुनिया चाहेगी कि यार आप पाकिस्तान से खेलें, पाकिस्तान से खेलें तो पाकिस्तान में जाके खेलें। पाकिस्तान में क्रिकेट की जो बहाली है ये उसमें बड़ा किरदार इसका हो सकता है। तो आपकी ये जो परफॉर्मेंसेज है इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है, हमारी कौम को फ़ायदा है। और जब हम स्टार्स को खेलते हुए देखते हैं, हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे जो हैं तो वो नहीं फॉलो करते हैं, वो उन्हीं की तरह का बनना चाहते हैं। गैप आया था पाकिस्तान में जब हमारे लेजेंड्स निकले थे, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, यूनस, ये आखिरी लॉट थी। मिसबा ने बहुत खिदमत दी पाकिस्तान के लिए, लाला की बहुत खिदमत थी, बट ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब 1990s में, अर्ली 2000s में डेब्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या था, एक गैप सा आ गया, लोग रुक गए, बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। अब बाबर आजम को देखिए बच्चे कहते हैं मैंने बाबर आजम बनना है, अब हसन अली को देख के कहते हैं मैंने हसन अली बनना है, शाहीन आफरीदी बनना है, हारिस रऊफ बनना है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान को फायदा देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम में एक खिलाड़ी नहीं, सारे के सारे स्टार्स हैं, इंस्पिरेशन है हमारी न्यू जनरेशन के लिए। उमर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इस PSL के पूरे सीजन में हम आपको तंग करते रहेंगे और आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हर खिलाड़ी जो है इस वक्त हमारा, वो किसी ना किसी बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है। किसी को हसन अली बनना है, किसी को शाहीन आफरीदी बनना है, और मैक्सिमम को तो मुझे पता है रिजवान बनना है। बिल्कुल, और
رضوان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، بلکہ تمام پلیئرز کے لیے بھی، PSL میں بھی اور جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس میں بھی، وہ جہاں پہ بھی کھیلیں، جس سے بھی کھیلیں، ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہے اور یقیناً خوشائند بات ہے، اس کے اوپر جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ نیلم، PSL کی تو ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ہی جاری ہے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ بھی۔ بالکل، اس میں بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اب تک تو بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے، کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکی ہے، آگے بھی اچھا ہی پرفارم کرے گی۔ 16 ٹیمز ہیں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں، کینیڈا کی ٹیم بھی ہے اس میں، آئرلینڈ کی ٹیم بھی ہے۔ آئرلینڈ کا تو آپ کو پتہ ہوگا، آئرلینڈ کے ساتھ ایک ہمارا ماضی میں ایک بار ایسا میچ ہوا تھا کہ جو ہمیں کبھی بھولتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ٹیم وہاں پر بھی اور اچھا پاکستان نے جو اپنے تینوں ابتدائی میچز تھے اس میں کامیابی سمیٹی، اور اب امید ہے کہ جب وہ کوارٹر فائنل میں پہنچا، اور آسٹریلیا کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کے ساتھ یہ مقابلہ کیسا رہتا ہے، اور جو بیسٹ وشز ہیں یقیناً وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اور اب کچھ انسانی خواہشات کی بات کریں تو سب سے بڑی خواہش، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، سب کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیارا سا چھوٹا سا اپنا ایک گھر ہو، اپنا گھر ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، اور نیلم ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک نیچرل بات ہے، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو۔ اور اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ ایک چھوٹا سا گھر وہ کیسے بنا سکتے ہیں، ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے۔ خوبصورت آرکیٹیکچر تھا ویسے اس گھر کا، اور ہوتا ہے ایسا اصل میں کہ آپ گھر کبھی بھی بنائیں کبھی بھی خریدیں، لیکن ہمیشہ آپ کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور ایسا بنائیں گے، ڈرائنگ روم ایسا بنائیں گے، اس میں فرنیچر ایسا ہوگا، انٹیریئر ڈیکور ایسا ہم کریں گے. یہ خواہش ہوتی ہے سب کی ویسے. بالکل، اور ایک پازیٹیو خواہش ہے، اور اس کی تگ و دو میں انسان اس کو پلان کرتے ہوئے اس کی بعض اوقات عمر کا بہت حصہ بھی گزر جاتا ہے. بہرحال نیلم، یہ ہم نے جیسے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور
यहाँ पे बाकायदा ऐसे इसी साइज़ के कुछ घरों को इस्तेमाल करते हुए पूरे पूरे विलेजेस भी कायम किए गए हैं, यानी कि पूरे विलेज का नक्शा यहाँ इंग्लैंड में अक्सर जगहों पे है। मैं भी मुझे जाना हुआ बर्टन ऑन दी वाटर पर, कोर्सवर्ल्ड्स का सबसे खूबसूरत तरीन जो गांव है वो है, वहाँ पे भी एक ऐसा मॉडल उन्होंने बना के रखा है कि पूरे गांव का नक्शा, और आप उनकी गलियों में दरमियान में चल सकते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस जगह पे मौजूद है। और वो एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान, आप गए थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे गया मुझे था। तो आपने बताया नहीं, आप मुझे भी बताते तो मैं भी इस जगह चली जाती। मुझे भी ये छोटे छोटे जो मॉडल हाउसेस हैं ये देखने का बड़ा शौक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ। अब पाकिस्तान में भी इस तरह के जो मॉडल हाउसेस, मॉडल विलेजेस रखे जाते हैं और फिर लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए लेकिन बड़े स्केल में, बिल्कुल, और पैसे इतने ना मांगे हमसे। महंगाई चूंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन मुझे अब ये आपसे गिला रहेगा कि आप इतनी खूबसूरत जगह गए और मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं घूमने जाऊँ और आप मुझे लेके ही नहीं गए। बस इंशाल्लाह यहाँ पे वेदर का भी तो इशू है ना आपके सामने। वेदर फिर जब होगा तो हमारे नाजरीन भी मेरा ख्याल है वेदर का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि खूबसूरत वेदर हो और वो भी बाहर निकलें। जब तक वेदर अच्छा नहीं होता आप बैठ के हमारा प्रोग्राम देखिए और उससे महसूस होइए, और चाय भी पी सकते हैं साथ साथ। बिल्कुल, चाय तो ज़रूरी है, बिल्कुल, शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए। और एक जो है ख़ुसूसी इंग्रेडिएंट है हमारी शाम के वक्त का। बिल्कुल, और समोसे अगर उसके साथ हो जाएं, जो हमारे देसी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि चाय के साथ खाली चाय नहीं पी जाती, चाय के साथ बिस्किट होने चाहिए, कोई ना कोई उसके साथ लवाजमात होने चाहिए ताकि आप चाय को एंजॉय कर सकें। जी नीलम, बिल्कुल आपने बात की इस हवाले से, और शाम का वक्त है, शाम की आपने बात की, शाम के साए बढ़ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम भी अब इख्तिताम की जानिब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे ये कहा ना शाम के साए बढ़ रहे हैं तो मैं तो खौफज़दा हो गई थोड़ा सा। खैर खौफज़दा होने वाली बात नहीं है क्योंकि हमने इसमें अभी हिकमत की बातें भी करनी है। एक वादा किया था अपने व्यूअर्स से कि ख़बरें तो आपको सब देते हैं लेकिन तरबियत होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने डॉक्टर सैयदा आरिफा की वीडियो चलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि तरबियत बहुत ज़रूरी है और ऐसी ही तरबियत हमारी यूथ की बहुत अरसे तक, और मैं कह सकती हूँ आज तक कर रहे हैं अशफाक साहब। और बिल्कुल इशफाक साहब इस क्लिप में क्या बात कर रहे हैं, एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे नमाज, तो बाबा जी ने मुझे कौन ही मार के कहा कि बेटा नीयत तोड़ दो। अब नमाज पढ़ते हुए नीयत क्यों तोड़ी जाए? मैं पहले नहीं समझा उनकी इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नीयत तोड़ दो। तो मैंने कहा अच्छा जी, चूँकि मैं अंडर ट्रेनिंग था तो मैंने कहा जैसे ये कहते कि बाकी नीचे उतरे, कहने लगे देखो ऐलान हो गया एक आदमी मुश्किल में, पहले उसकी मुश्किल दूर की जानी चाहिए, उसके बाद हम आके नमाज पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, आप कहें कि मैं चूँकि मगरिब पढ़ा हूँ तो फिर आके उठाता हूँ, ये नहीं है पहले इसको। अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी और अजीब थी। खैर उठे गए, वो जिस आदमी के घर जाना था वो भी देखा, वो एक लंबी कहानी मैं फिर कभी आपको सुनाऊँगा और वो दिलचस्प है अपनी जगह पे। जब हम लौट के आए, रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शा वाले को कुछ पैसे दिए, उसके कुछ 3 रुपए 80 पैसे बनते थे, मैंने उसको 4 रुपए दे दिए, ये समझते हुए कि बहुत बड़ा मैंने मार का मारा। तो बाबा जी ने पूछा कि उसने पैसे देते पुत्र? मैंने कहा हाँ जी दे दिए। कहने लगे कितने दिए? मैं कहा जी 4 रुपये। तो कहने लगे कि क्यों? मैंने कहा जी उसके 3 रुपए 50 पैसे ये बढ़ते थे, मैं 4 दे दिए उसने। उन्होंने कहा नहीं 5 ही दे देने से। मैंने कहा नहीं जी 5। अब मुझे बड़ा धचका सा लगा कि 5 में क्यों दे दूँ। मैंने कहा जी क्यों करूँ? कहने लगे तुसी भी दिते जो देना है, तुसी कड़ा पल्लियों देना से। अब ये दिते में से देना जो था ये इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने उसको समझा अकली तौर पर, इक्तिसाबी तौर पर। बहुत ही खूबसूरत बात की अशफाक अहमद साहब ने कि आपने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं देना किसी को, जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो अता आप पे हुई है उसी में से आपने लोगों में बांटना है, और जितना आप बांटते जाएंगे उतना ही जो आपका माल है उसमें भी बरकत आती जाएगी, इजाफा होता जाएगा। क्या खूब बात की है, बहुत खूबसूरत बात, और बहुत देखें ये बहुत प्रैक्टिकल बात भी है।
کہ عموماً ہمیں بعض اوقات محسوس یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 50 پاؤنڈ کسی کو دے دیے تو ہمارے تو جو 50 پاؤنڈ ہے وہ جیب میں سے کم ہو جائیں گے، میں نے اس سے کوئی کام کرنا تھا یا جو بھی. لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب دیں گے تو اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ اس بات کو ذکر بھی کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرنے کے بعد، اس بات کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد وہ کہتے بھی ہیں. اچھا نیلم، ایک اور بہت خوبصورت بات جو اشفاق احمد صاحب کے اس کلپ میں تھی کہ خدمت کی کوئی قضا نہیں. اگر کسی شخص کو آپ کی ضرورت ہے، کسی کاز کو آپ کی ضرورت ہے، کسی بھی وقت ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو انتظار کروائیں کہ ابھی تو میں مصروف ہوں کسی کام میں، ایون عبادت میں ہی ہوں، لیکن آپ نے اگر اس کی جو بات ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے تو آپ کو فوراً پہنچنا چاہیے. اچھا، ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جیسے کہ اب بھی آپ نے پیسوں کی بات کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس منتھ تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی سیلری نہیں ہے، نیکسٹ منتھ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کی مدد کر سکوں گا. نیکسٹ منتھ کبھی آتا نہیں، لیکن جب بندے کو ضرورت اس وقت ہے تو آپ بعد میں اس سے وعدہ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے تجارت کرو، جب آپ کے پاس کم ہو تب بھی چیریٹی کرو تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے. اور بہت امپورٹنٹ ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے حکمت کی باتیں، مختصر الفاظ کے ساتھ مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل، اور آج ہم نے انتہائی خوبصورت باتیں سیکھی اور مجھے امید ہے کہ آج کا شو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارا جو وقت ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے بھی فیڈ بیک دیجیے ای میلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور کس طرح سے ہم مزید امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.